हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये एक स्पेशल मैंने यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो मैं आप के लिए लेके आया हूँ। हालांकि बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपने मेरे साथ किए हुए हैं, हम लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है, बहुत सारे वीडियोस भी आपके लिए मैंने बनाई हुई है, लेकिन ये सिलसिला अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा, ये और भी बढ़ रहा है। आप लोगों की तरफ से बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, एटलीस्ट वीक में मेरे पास एटलीस्ट 600-700 के राउंड फिगर में क्वेश्चंस आ जाते हैं जो एज ए डाउट अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्टेट से मेरे पास आते हैं। और सबके मैसेजेस मैं सबके तो नहीं उसको देख पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जहाँ तक होता है, जो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, ऐसे टफ क्वेश्चंस होते हैं, उसको मैं यहाँ पे देखता हूँ और आप लोगों के क्वेश्चंस को भी मैं लगातार शेयर करता रहता हूँ। तो आप देख रहे हो, आज मैं आपके पास जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है आपका पास फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इस पे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चन मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए इंजीनियरिंग के लिए और मेडिकल के लिए, मतलब मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों बच्चों के लिए उतना ही अच्छा है, उतनी बेनिफिशियल है। जैसा कि आपको ये भी पता है कि आज के डेट में बोर्ड ने फर्स्ट टर्म 2 पार्ट में बोर्ड को लेने का अनाउंसमेंट किया हुआ है, और फर्स्ट टर्म जो है आपके वो एमसीक्यू टेस्ट होगा जो ओएमआर सीट पे होनी है, उसके लिए भी ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है। तो अगर आपके पास कोई डाउट्स आते हैं, मैं पूरे लास्ट तक आप पूरी वीडियो को जरूर ऑब्जर्व करेंगे, पूरी क्लास को देखेंगे, और इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट मैं बनाने जा रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको एक बार में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपके पास इसके बावजूद भी कोई डाउट्स आते हैं, तो हमेशा की तरह जैसे मैं आपको अपने नंबर्स में व्हाट्सएप नंबर देता हूं, तो वहां पे आप व्हाट्सएप नंबर पे अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हो। तो मैं फिर से यहाँ पे अपने व्हाट्सएप नंबर को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे 9717974031। इस नंबर पे आप अपने डाउट्स को, यहाँ पे जो भी डाउट होगी आपकी, वो डाउट को आप यहाँ पे शेयर करोगे और आपको उसका रिप्लाई भी मिलेगा। इससे आपको एक बहुत बड़ी बेनिफिट मिलनी है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर क्या मतलब मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, मुझे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे कि मेरे सब्जेक्ट के लिए आप मेरे पास जब अगर मेरे से जुड़े हुए हो, तो अगर मैं इतने बच्चों के डाउट्स ले रहा हूँ वीक में, तो आपके भी डाउट्स जरूर लेने की कोशिश करूंगा। इसलिए आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस को या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से तो यही कहूँगा। तो फिलहाल मैं अभी आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ और 1 बाय 1 क्वेश्चन लूंगा। आप अपने कमेंट्स जरूर वहाँ पे देना, जो भी आपको लगेगा वहाँ पे, जो भी कमियां भी लगेंगी, अगर कुछ कमी भी लगती है आपको, तो प्लीज उसमें उस कमी को लिखना, ताकि आप मैं उस सारी चीजों को वहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकूँ और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकूँ। क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि आपकी प्रॉब्लम्स को ली जाए और जो मैक्सिमम एफर्ट्स है आपके साथ वो किया जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आपके साथ जो क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे, और A to Z सारे क्वेश्चन, हर लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड बाय। कब एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो सकता है? तो क्या आप रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट, क्या अगर उससे कुछ न्यूट्रॉन्स को हटा दिया जाए तो होगा। गिविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन टू इट, या उस पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दी जाए उस बॉडी पे तो हो सकता है। रिमूविंग सम प्रोटॉन फ्रॉम इट, कुछ प्रोटॉन्स को रिमूव कर दिया जाए तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या फिर रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। ठीक है, तो देखिए बॉडी, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि बॉडी को आपको क्या करना है, निगेटिवली चार्ज बनाना है ना। अगर निगेटिवली चार्ज बनाना है, बहुत बार आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, मैं यहाँ पे आपको जरूर बताना चाहूंगा। आप ये भी सोच रहे होगे कि रिमूविंग सम प्रोटॉन्स, अगर क्योंकि कुछ प्रोटॉन्स आपको लग रहा है कि वो बाहर निकल जाए, अगर कुछ प्रोटॉन्स बॉडी से बाहर निकल जाए तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का एक्सचेंज नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी बॉडी में प्रोटॉन जो होता है उसके सेंटर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो भी एक्सचेंज होगी वो किसकी होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स की होगी जो उसके सरफेस पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, या इलेक्ट्रॉन को बाहर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अंदर लाया जा सकता है। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं हो सकता। तो आप सी को, आप अगर आप सोच भी रहे हो तो सी के बारे में, तो वो आप वहां से अपने कॉन्सेप्ट को हटा दो।
रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, ये देखो जैसे इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो निगेटिवली चार्ज तो बनेगा नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो अब आपके पास आता है गिविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप एक्सेस इलेक्ट्रॉन ला के बॉडी पे दे देते हो तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉडी क्या हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। न्यूट्रॉन के मामले में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल चार्ज है, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो ये इस तरह से फर्स्ट का जो ऑप्शन है गिविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स टू इट, अगर आप बॉडी पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो क्या होगा, बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय एडिंग सम एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो आप क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ये भी जैसा कि आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है, 1 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है कितना चार्ज, वो चार्ज कैरी करता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, है ना। तो आपसे पूछा गया है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 कूलम में जो होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होगा। तो लगभग ये जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, देखो ये आ जाएगा, ये अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 10⁻⁻19 को अगर मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ तो 10⁻19 प्लस में आ गया, नीचे आ गया 1.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10/16। अगर मैं 10 कर दूं, चलो यहाँ पे 10 कर देता हूँ, 10 इंटू 10⁻18 कर देता हूँ, इसको 19 था, इसको 18 ऐसा आप लिख सकते हो ना, 18, और ये 1.6 में रहने देता हूँ। तो 1.6 से अगर आप इसको 10 को डिवाइड करोगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी आपकी लगभग 6.25, ठीक है। और 10⁻18 है इंटू 10⁻18, तो इतने जो है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो सेकंड वाले क्वेश्चन में। इसमें ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सटीक ऑप्शन है, सही ऑप्शन है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या कह रहा है आपके पास, लेट EA be the electric field due to dipole in its axial plane distance L and EQ be the electric field in equatorial plane distant L dash, then the relation between EA and EQ, EA और EQ के बीच का रिलेशन, मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का रिलेशन चाहिए। आपको अच्छे से पता है एक्सियल के लिए जो फॉर्मूला होता है, आपने स्टडी भी किया है, वो होता है Kp/2kp/r3। याद होगा आपको, डायपोल के कारण, चूंकि क्वेश्चन यहाँ पे डायपोल के कारण पूछा गया है, देखो आप, डायपोल के कारण क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देंगे। तो एक्सियल का फॉर्मूला होता है 2kp/r3, और ये जो होता है ये शॉर्ट डायपोल के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो ध्यान देंगे, ये शॉर्ट डायपोल के कारण। कब शॉर्ट डायपोल कहने का मतलब क्या हो गया, तो आपने वहां पे देखा होगा जब मैंने स्टडी कराया था, तो R इज वेरी वेरी लेस देन, ये R जो है ये तो बड़ा होता है, R इज, तो L को आपने माना था L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो वहां पे L को नेग्लेक्ट किया था, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट डायपोल बोला है। उसी तरह से अगर मैं E इक्वेटोरियल की बात करूं, EQ लिखा गया है इसको, तो E इक्वेटोरियल इक्वल टू होता है Kp/r3, राइट। ये हो गया आपका Kp/r3। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, आप देख सकते हो दोनों के बीच का रिलेशन आपको क्या मिल रहा है, आपको रिलेशन मिल रहा है, ये जो EA है आपका, ये 2 टाइम्स ऑफ EQ के इक्वल है ना। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो EA इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ EQ, ये C ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। ठीक उसी तरह से अगर फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम एंड चार्ज 1 माइक्रोकूलम is held at a distance of 1 meter from a fixed charge 1 millicoulomb. If the particle is released, it will be repelled. The speed of the particle when it is at a distance of 10 meter from the fixed charge is, तो उस समय में जो इसकी स्पीड रही होगी, क्या स्पीड रहेगी, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि अ पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम,
ये जो 2 ग्राम की पार्टिकल है, 2 ग्राम मास की जो पार्टिकल है, ये इसका चार्ज कितना है? 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और ये जो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 1 मीटर के डिस्टेंस पे, फ्रॉम ए फिक्स चार्ज 1 मिलीकूलम। और उसी तरह से दूसरा जो पार्टिकल है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस 10 मीटर, दूसरा जो रखा हुआ है आपके 10 मीटर पे रखा हुआ है फ्रॉम द फिक्स चार्ज। ठीक है, तो पहले आप इस दोनों पॉइंट को देखो और उसके हिसाब से आपको आगे मूव करना है। मान लो कि पोटेंशियल आपको देखनी है, पहले आपकी पोटेंशियल कहाँ पे देखनी है आपको आगे, क्योंकि आप पूछोगे आप पोटेंशियल क्यों देखना चाहते हो, तो मैं इसके जो कैसे अटेम्प्ट किया जाए, ठीक है, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, उस पर मैं पहले आपको बता दूं कि मुझे मान लो कि ये एक पार्टिकल, इसका पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल 1 मीटर पे क्या होगी, ठीक है, पहले आप पोटेंशियल 1 मीटर पे क्या होगी वो निकाल लो। मान लो कि यहाँ पे VA मैंने निकाल लिया, कितने डिस्टेंस पे, तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे। उसी तरह से फिर नेक्स्ट में मैं निकालूंगा आपका पोटेंशियल 10 मीटर के डिस्टेंस पे। ध्यान देना आप, वो कहाँ से, तो फिक्स चार्ज से। फिक्स चार्ज जो है आपकी वो क्या है, 1 माइक्रोकूलम की है। तो 1 माइक्रोकूलम से जो पोटेंशियल निकलेगी किसकी, तो 1 माइक्रोकूलम, ये देखो यहाँ पे मिलीकूलम है, 1 मिलीकूलम से और 1 माइक्रोकूलम के बीच की पोटेंशियल आपको निकालनी होगी। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि भाई ठीक है, पोटेंशियल आप लेते हो, मान लो आप लिख रहे हो यहाँ पे पोटेंशियल एट 1 मीटर, इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ताकि आप सॉल्व कर सको। 1 मीटर फ्रॉम द चार्ज, ठीक है, अगर आप 1 मीटर फ्रॉम द चार्ज देखना चाहते हो तो ये कैसे निकालोगे? देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, VA इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, K, और चार्ज जो है आपका 1 माइक्रोकूलम का है, तो आप लिख सकते हो 10⁻⁻⁶ अपॉन में डिस्टेंस जैसे कि 1 मीटर है तो आप इस पे 1 लिख दो। तो दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख रहे हो K इंटू 10⁻⁻⁶, ये वैल्यू आ गई आपकी पोटेंशियल की, एक की निकाल लिया आपने। उसी तरह से अगर 10 मीटर पे आप ले रहे हो तो आपको फिर दूसरे के लिए देखना होगा कि पोटेंशियल एट 10 मीटर, उसी चार्ज फिक्स चार्ज से, फ्रॉम द चार्ज। तो 10 मीटर के डिस्टेंस से अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो फिर से पोटेंशियल, अगर आप नेक्स्ट पोटेंशियल अगर आप ले लो 10 मीटर के लिए, तो इसको मैं VB मान लेता हूँ, ये हो जाएगा सेम K इंटू चार्ज 10⁻⁶ कूलम की ही है, लेकिन डिस्टेंस इस बार आपका 10 मीटर का है। तो ये आपके पास 10 अगर यहाँ पे ऊपर आता है तो आपके पास आ जाएगा K इंटू 10⁻⁷, ठीक है। अब दोनों के बीच जो एक 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है और जो आपके पास 10 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप नेक्स्ट स्टेप में देखोगे तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को आप लिखोगे, किसकी पोटेंशियल ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है A वाले की पोटेंशियल ज्यादा है, VA ज्यादा है, VA इज ग्रेटर देन VB। तो पोटेंशियल आप यहाँ पे VA माइनस VB करोगे, तो VA माइनस VB अगर आप निकालते हो तो देखो दोनों में ही K कॉमन है, इसमें भी K कॉमन है और इसमें भी आपका K कॉमन है। तो K को आप बाहर कर लो और यहाँ पे आप लिख सकते हो 10⁻⁶ माइनस 10⁻⁷, इस तरह से आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, तो आपको वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, यही एक यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है जो बिल्कुल थोड़ा सा समझने का काम यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि इसकी वेलोसिटी जो है 10 मीटर के डिस्टेंस पे वो V रही होगी। लेट V बी द वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस एट 10 मीटर। 10 मीटर पे वेलोसिटी कितनी रही होगी, वो V की रही होगी। अब मेरी एक बात मैकेनिक्स में आप अगर आपको याद होगा तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। मैकेनिक्स में आप क्या करते थे, अगर कोई ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे अगर आप लेके जाते हो, ठीक है, वहां से आप इसको ड्रॉप करते हो, हाइट पे लेके गए तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और जैसे ही आपने इसको ड्रॉप किया तो इसमें एनर्जी कौन सी कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यही चीज होता है। तो यहाँ पे भी जब आपने क्या किया, आपने ब्लॉक को जो 1 मीटर के डिस्टेंस पे था उसको आप 10 मीटर के डिस्टेंस पे लेके जा रहे हो, तो वहां पे भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंस के, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आपने जो वर्क डन किया है उसके इक्वल होगी। क्योंकि वर्क डन का मैं हमेशा बोलता हूँ वर्क डन की यूनिट क्या है, जूल है।
ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल को आप कैसे देख रहे हो, तो पोटेंशियल भी आपके यहाँ पे जो है वो एक फॉर्म है, एनर्जी का ही फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं बोलता हूँ ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो भाई ये जूल है, इसकी भी एनर्जी, इसकी भी यूनिट जूल है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल को वोल्ट के फॉर्म में आप लेते हो, मैं काइनेमेटिक्स से रिलेट कर रहा हूँ समझाने के लिए सिर्फ। तो यहाँ पे इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी इसमें रही होगी, जो आप चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हो, जो काइनेटिक एनर्जी उसमें रही होगी वो हाफ mv² की रही होगी। तो हाफ mv² किसके इक्वल रहा होगा, तो ये इसके इक्वल रहा होगा। देखो VA माइनस VB, VA पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इंटू Q इसके इक्वल होगा, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, या V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, ऐसा होता है ना। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, V इंटू Q। तो ये V इंटू Q मैंने यहाँ पे आपके लिए समझने आने के लिए यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू पता है आपको, VA माइनस VB की वैल्यू पता है, तो VA माइनस VB की वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो वैल्यू आपके पास दी हुई है। तो देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, VA माइनस VB, इसमें से मैं K तो है ही, और इससे मैं 10⁻⁻6 कॉमन ले सकता हूँ इस दोनों में से। इसमें 10⁻⁻6 है, इसमें 10⁻⁷ है ना, तो इसमें से 10⁻⁻6 मैंने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बच गया, 1 - 1/10 इंटू ये हो जाएगा 10 पावर। चार्ज जो है आपकी, चार्ज आपने देखा होगा ऊपर में क्वेश्चन में, देखो चार्ज जो है ये दूसरी चार्ज आपने ली हुई है, ये किस में है, ये मिलीकुलम में है। मिलीकुलम मतलब 10⁻³ में है। तो आप अगले चार्ज की वैल्यू को यहाँ पे जो प्लेस करोगे ये होगी 10⁻³ की, और इस तरफ हाफ इंटू मास। मास आपने देखा, देखो क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन को स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्वेश्चन में देखो मास कितने का है, 10 ग्राम का था या 2 ग्राम का, जी हाँ 2 ग्राम का है। तो मास आप 2 ग्राम में है, तो उसको केजी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 × 10⁻³ कर सकते हैं ना, तो 2 × 10⁻³ इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी तो अननोन टर्म है, यही तो मुझे चाहिए होगी यहाँ पे, तो v का स्क्वायर आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है इस तरफ, राइट। तो v² इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो आप v², और ये 10⁻³ ये भी कैंसिल हो रहा है। तो v² इक्वल टू आपके पास आ रहा है k इंटू 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ ये हो गया, और कुछ इसमें से अगर आप 10 इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपने एलसीएम लिया है तो यहाँ पे दिस इज 9/10, ये टर्म्स आपके पास आ जाएगा। तो अब आप सॉल्व करके देख सकते हो, यहाँ पे इसकी k की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻⁶ इंटू 9 और अपॉन में 10, राइट। तो ओवरऑल सॉल्व करके 9 9 जा 81, 9 × 9 अगर किया जाए, दिस वन इज 81, और इंटू इसमें से अब माइनस करोगे 9 - 6, तो 10⁻³ होगा, और एक 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻² दैट मीन्स 100। तो 8100 जो आ रही है यहाँ पे, 8100 की वैल्यू यहाँ पे v² इक्वल टू 8100, जो कि आपकी v की जो वैल्यू आएगी वो आपके 90 के इक्वल आ जाएगी। 91 कहने का मतलब 91 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। मैंने पहले भी बोला था थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आपके पास देखो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, और 90 आपके पास फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका है 90 मीटर पर सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फेसेस ऑफ अ क्यूब व्हेन चार्ज Q इज इनक्लोज्ड इन अ क्यूब। इस तरह के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो आप वहां पे भी आपने देखा होगा, वहां पे सिंपल सा एक बनाया हुआ है कि एक सीट इस तरह से बना के दे दी गई आपको। मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, ये पूछा गया है वहां पे, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि एक सीट आपके पास दे दी गई है, और इस सीट पे बोला गया है कि इसके कुछ डिस्टेंस पे, वहां पे जो क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसा बोला गया है कि इससे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे आपको याद आ जाएगा, यहाँ पे एक चार्ज रखी हुई है, चार्ज की वैल्यू आपके पास दे दी गई है, जो भी दे दी गई है, या आपके पास जो भी चार्ज है, तो वो पूछा गया है कि इसके इस सीट के अक्रॉस फ्लक्स आपको बताना है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में वहां पे भी आपने क्या किया है, यहाँ पे तो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यूब लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन में आपके पास हिंट दिया हुआ है कि इसको आप एक क्यूब कंसीडर कर लो, ठीक है। आपके पास अगर आप क्वेश्चन को चेक करोगे एनसीईआरटी में, तो वहां पे आपके पास ये दिया हुआ है कि आप कंसीडर करो कि ये क्यूब है, क्योंकि जो भी फ्लक्स निकालनी होती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी इनक्लोज बॉडी के लिए होती है,
ओपन सरफेस के लिए नहीं होती। अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक सीट है, ये बिल्कुल साइड सब सेम है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर सबका है, तो ये तो एक सिंपल सा एक प्लेन सीट है ना, तो इसके अक्रॉस फ्लक्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो जो आप क्या करोगे, एक क्यूबॉइड को ड्रॉ करोगे, क्यूब को ड्रॉ करोगे। तो क्यूब चूंकि यहाँ पे सब साइड सेम है, तो आप क्यूब ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले मैं क्यूब ड्रॉ करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक क्यूब आपको देख सकते हो, आपको मैंने एक क्यूब ड्रॉ कर दिया है। अब क्यूब में आप क्या कर रहे हो, एक चार्ज ले ली हुई है आपने, यहाँ पे व्हेन चार्ज क्यू इज इनक्लोज द क्यूब। अगर आपने इसके अंदर कोई चार्ज आपने ले लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके कारण जो फ्लक्स होगी वो फ्लक्स हर डायरेक्शन में होगी। फ्लक्स हर डायरेक्शन में कहने का मतलब फ्लक्स ऊपर के इस सरफेस से भी ऊपर की तरफ होगी, नीचे के सरफेस से भी इस तरफ होगी, लेफ्ट साइड के फेस से भी इस तरफ होगी, राइट साइड के फेस से भी इस तरफ होगी, एक फ्रंट में होगी आगे की तरफ, और एक बैक में होगी पीछे की तरफ। तो इस 6 फेसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6, इस तरह 6 फेसेस हो गए। और इसमें जो फ्लक्स के लिए आपने पढ़ा था कि जो गॉस ने बताया था, वो फॉर्मूला क्या दिया था उसने, कि भाई जो फ्लक्स होती है फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये होता है। तो फ्लक्स होता है कि टोटल चार्ज इनक्लोज अ बॉडी इज 1 by epsilon naught times of the total charge enclose the body। तो टोटल चार्ज अगर आप पे इस पे Q है, तो Q चार्ज है, तो इसका फॉर्मूला हो गया फ्लक्स का फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, आपने देखा भी होगा। लेकिन अगर आपसे सिर्फ एक फेस से के थ्रू पूछा जा रहा है, मान लो कि मेरे से पूछा जा रहा है कि भाई आप इस फेस के अक्रॉस बताओ कि फ्लक्स क्या होगा, तो बिल्कुल ऊपर के फ्लक्स के लिए, अपर फ्लक्स के लिए आपको बताना है। तो ऑब्वियसली बात है 6 फेस में से एक फेस के अक्रॉस बताया जाए, तो ऑब्वियसली बात है 1/6 होगा, 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसी में अगर आपसे पूछा जाए अब आपके लिए कि जी नहीं, आपको दो सरफेस के कारण बताना है, मान लो आपने इधर के सरफेस के कारण भी फ्लक्स बतानी है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कितने भी सरफेस के कारण बतानी है, तो उसको आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, द पॉइंट चार्ज Q and -2Q are placed at some distance apart if the electric field at the location of Q is E। Q के लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, the electric field at the location of Q is E, the electric field at the location of -2Q, इलेक्ट्रिक फील्ड -2Q पे क्या होगी। तो देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा पेशेंस रख के आप सॉल्व करोगे तो आपको ये पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको Q पे देखनी है, तो ये फोर्स मैं निकाल लेता हूँ, फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू E होता है। तो आपको Q चार्ज पे, सबसे पहले Q चार्ज पे फोर्स देख लो, Q चार्ज पे फोर्स कितनी है, इतनी है। लेकिन हमें कहाँ पे देखनी है, हमें देखनी है 2Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको 2Q पे देखनी है, तो E इक्वल टू होता है F/Q, ये फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसा ही तो होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखनी है 2Q पे, तो 2Q पे अगर आपको देखनी है, तो इस पे आप क्या करोगे, दिस वन इज इक्वल टू F/2Q आपको करना पड़ेगा, और F की जो वैल्यू आपने निकाली है, दिस वन इज QE, तो इसको आप करना पड़ेगा QE। और चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपने जो चार्ज है माइनस में है, तो माइनस आप लेना मत भूलना, माइनस जरूर लेना, अपॉन में -2Q, और इससे ये Q और Q कैंसिल हो रहा है, आपके पास जो वैल्यू आ रही है -E/2 की आ रही है, जो कि इसमें से आपके पास दिया हुआ ऑप्शन सी वाला जो है सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक अप अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम। तो अभी आपने देखा था 1 कूलम पे कितना चार्ज होता है, तो आपको यहाँ पे देखना होगा 20 माइक्रोकूलम पे कितना चार्ज होगा। बड़ा ही आसान है, चार्ज ऑन आपने देखा वहाँ पे जो अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, आप सीधा कर दो। नॉर्मली अभी आपने क्या किया था, आपने जो किया था वो किया था आपने 1/1.6, आपको याद दिला दूं मैं, 1.6 इंटू 10⁻19। लेकिन आपको 20 माइक्रोकूलम चार्ज की बात कर रहा है, तो आप यहाँ पे सीधा आप सीधा कर दो 20 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो आपके पास ऐसे तो 1/6 आपने किया था, तो आपको याद होगा 6.25 इंटू 10⁻18 की वैल्यू आई थी। तो अभी आप यहाँ पे 20/1.6 इंटू 10⁻13,
ये ऊपर जाएगा, प्लस 19 होगा जो कि -13 में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी डिवाइड करके ये आएगी आपकी 1.25 इंटू 10 पावर 14 की वैल्यू आ रही है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, 7th का जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हो। आप A conducting sphere of radius 10 cm is charged with 10 microcoulomb. Another uncharged sphere of radius 20 cm is allowed to touch it for some time. After that, if spheres are separated, then surface density of charges on the sphere will be in the ratio. आपको सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की रेशियो यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी, किस रेशियो में है। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं 1:1, 2:1, 1:3, 4:1। देखो आप क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, एक स्फेयर है आपका जिसपे ये इस स्फेयर पे आपकी चार्ज है 10 माइक्रोकूलम की, और दूसरा जो स्फेयर है उस पे चार्ज कुछ नहीं है, ये 0 चार्ज है, ठीक है। तो अभी दोनों चार्जेस जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर की है, इसकी रेडियस मैं मान लूँ ये 10 सेंटीमीटर की है, और दूसरे की जो रेडियस है वो थोड़ा बड़ा है, डबल है सीधा, तो ये इसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर की, जैसा क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है मैंने लगा दिया। तो मुझे क्या करना है, अगर आप इसको टच करा रहे हो तो एक कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला कहने का मतलब आपने देखा भी होगा कि पोटेंशियल कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल, अभी तो इसकी पोटेंशियल कुछ और होगी, है ना, इसकी पोटेंशियल कुछ और होगी, लेकिन अगर आप कनेक्ट कर देते हो किसी वायर से तो पोटेंशियल दोनों की क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, वी पोटेंशियल हो जाएगी। जैसा कि आपने फॉर्मूले में पढ़ा होगा, जैसे कि ये होता है, मान लो यहाँ पे Q1 प्लस Q2, ठीक है। अगर मैं अभी कहूँ नेट चार्ज बिफोर कनेक्टिंग वायर, वायर के कनेक्ट करने के पहले, अभी मैं वायर का कनेक्शन हटा देता हूँ, देखो अगर वायर की कनेक्शन मैं हटा दूं तो Q1 प्लस Q2 नेट चार्ज इस पूरे सिस्टम का, दोनों का ही, पहले वाले स्फीयर का और दूसरे वाले स्फीयर का, तो इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे भाई, तो आप कहोगे जी Q1 के लिए तो आप कहोगे C1V1 होता है, ठीक है, लेकिन दूसरे के लिए मैं बोलूं तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे इस पे चार्ज ही 0 है, तो आप क्या लिखोगे, तो इस पे 0 लिखोगे। ये कब का, तो बिफोर कनेक्टिंग वायर, राइट। आफ्टर कनेक्टिंग वायर जो चार्ज है वो क्या होगा, तो वो चार्ज होगा आपका C1V1। तो C1V पोटेंशियल, मैंने क्या बोला, पोटेंशियल कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल इसकी क्या होगी, कॉमन हो जाएगी, C1V प्लस C2V, इस तरह की पोटेंशियल हो जाएगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि भाई दोनों चार्ज बिफोर कनेक्टिंग और आफ्टर कनेक्टिंग दोनों सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप V कॉमन ले लेते हो तो ये आपके पास C1 प्लस C2 मिल जाएगा, और इस तरफ आपके पास क्या मिल जाएगा, इस तरफ आपके पास C1V1, ये इतना सा रहेगा, ठीक है। तो C1V1 रहेगा। तो आप यहाँ से कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह का, V इक्वल टू, ये कॉमन पोटेंशियल हो गया आपका, ये C1V1 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से आपको यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है ये आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि आप आगे मूव कर सकते हो। अब हमारे दिमाग में एक बात ये भी आ रही होगी, यहाँ पे आप ये भी सोच रहे होगे जी यहाँ पे C कैपेसिटेंस तो कुछ दिया हुआ है नहीं, है क्या, C1 की वैल्यू कुछ दी हुई है क्या, नहीं है ना। तो C1V1 की जो वैल्यू है उसकी जगह पे आप चार्ज अप्लाई करोगे। चार्ज Q1 कितना है, तो वो 10 माइक्रोकूलम का है। दैट मीन्स ये पूरे का पूरा जो C1V1 है इसकी जगह पे आप 10 माइक्रोकूलम मतलब 10 इंटू 10 पावर -6 आप अप्लाई करोगे। अपॉन नीचे में आप C1 प्लस C2 आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं देखूंगा एक एक करके कि पहले वाले स्फीयर पे क्या चार्ज है और दूसरे वाले स्फीयर पे क्या चार्ज होना चाहिए, इसको मैं देखता हूँ। तो पहले वाले चार्ज पे चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर, ठीक है, पहले वाले स्फीयर पे चार्ज क्या है पहले ये देखो, उसके बाद चार्ज ऑन सेकेंड स्फीयर, इस पे चार्ज क्या है वो देखना है हमको। तो पहले वाले स्फीयर पे जो चार्ज है, चार्ज इक्वल टू C1V आफ्टर कनेक्टिंग वायर, और दूसरे वाले पे कितना होगा, C2 इंटू V, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ये क्या आ जाएगा, दिस वन इज C1V। तो आपने क्या देखा, C1V अभी मैंने वैल्यू क्या बताई, Q1 जो 10 इंटू 10 पावर -6 का था, अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है, इंटू यहाँ पे C1, ये वाला आ गया। पहले वाले स्फीयर पे जो चार्ज आ रहा है, दूसरे वाले स्फीयर पे चार्ज क्या आ रहा है, तो दिस वन इज C2V, और C2V को आप क्या लिखोगे, तो C2 तो आप रहने दो। तो ये देखो आप
ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁶ अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा C2। तो इसी तरह से चार्ज डेंसिटीज जो होगी वो क्या होगी, उसको कैसे करोगे? तो देखिए चार्ज डेंसिटीज जो होगी, चार्ज डेंसिटीज आर, इसको कैसे आप लिखोगे? तो बड़ा आसान है। चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो तो आपको पता ही है, वो होता है, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आपने ली हुई है फर्स्ट वाले के लिए, उसमें स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो उससे आपको करना होगा डिवाइड। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए देखिए यहाँ पे 10 इंटू 10⁻⁶, ये ऊपर वाली वैल्यू देखो आप, 10 इंटू 10⁻⁶ इंटू, ठीक है, ये पहले वाले के लिए C1, आपने C1 लिया हुआ है, अपॉन में क्या करोगे C1 प्लस C2, और इसकी जो सरफेस एरिया है पहले वाले का तो 4πr1², ये सरफेस एरिया होगी पहले वाले की। उसी तरह से दूसरे का अगर आप देखोगे तो 10 इंटू 10⁻⁶ इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है, और इसकी जो सरफेस एरिया होगी वो कितनी होगी 4πr2², ये आ जाएगी। अब आपको रेशियो चाहिए, ठीक है, तो रेशियो क्या होगा? रेशियो में आप ऐसा कर सकते हो, रेशियो इक्वल टू C1/C2, देखो ये C1 है, इसकी रेशियो और इसका रेशियो करोगे तो C1/C2 आएगा, और इनटू बाकी सारी चीज कैंसिल होनी है आपकी। कौन कौन सी चीज कैंसिल हो रही है आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कैंसिल करके ताकि बिल्कुल क्लियर हो। 10 इंटू 10⁻⁶, 10 इंटू 10⁻⁶ कैंसिल हो रहा है, C1 C2 कैंसिल हो रहा है, 4π कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? सिर्फ आपके पास बच रहा है R2² अपॉन में R1²। इतने सारे टर्म्स ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, आपके पास बहुत सारा छोटा सा टर्म बच रहा है सिर्फ। अब आप इसको कैसे आगे सॉल्व करोगे वो देखो। आप यहाँ पे लिख रहे हो C1 जो होता है, आपने कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिसमें आपने रेडियस ऑफ अर्थ भी निकाला था, उसमें आपके पास फॉर्मूला आया था 4πε0 इंटू R। ये कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला है। तो C1 के लिए आप क्या लोगे 4πε0 इंटू R1। उसी तरह से C2 के लिए आप क्या लोगे 4πε0 इंटू R2, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा R2² अपॉन R1²। अब एक स्क्वायरिंग भी आप कैंसिल कर दो, ठीक है, स्क्वायरिंग भी कैंसिल हो गई, 4πε0 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस आपका कितना है? पहले दूसरे वाले का रेडियस कितने का था? 20 का, और पहले वाले का रेडियस कितने का था? वो 10 का था। तो दैट मीन्स 2:1 का रेशियो आपको इतने सारे सॉल्व करने के बाद सिर्फ आपको 2:1 का रेशियो मिल रहा है। तो ऊपर ऑप्शन पे देखो आप कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आप 2:1 मतलब बी ऑप्शन आपका जो है सही ऑप्शन है। आइए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें ये बोला गया है एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस, क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो देखिए जब भी आप डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो ये दोनों ही चीज एक्सपीरियंस करेगा। मतलब दोनों चीज एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या है? तो बोथ टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा और नेट फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन अगर नहीं लगा होता, अगर सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाता है। तो वहां पे वैसे केस में सिर्फ आपका सिर्फ टॉर्क लगता है। तो अभी जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को अगर प्लेस किया जाए तो टॉर्क और नेट फोर्स इस पे दोनों ही एक्सपीरियंस करता है। तो इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल of side A as shown in the following figure. The force experienced by the charged particle at the vertex A. A पे क्या force experience करेगा? In the direction normal to the BC, जो BC के normal है, मतलब BC से क्या है, ये perpendicular है। यहाँ पे आप इस तरह से आप ज्वाइन कर दो, तो ज्वाइन करके आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि ये इससे 90 डिग्री बना रहे हैं, इस तरफ और इस तरफ ये क्या हो रहा है 90 डिग्री बना रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि A पे है ना, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज एट वर्टेक्स ए पे चार्ज जो है
जो चार्ज ए पे रखी हुई है उस पे वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो देखिए यहाँ पे इस चीज को आपको समझना होगा, डायरेक्शन बहुत मैटर करेगा यहाँ पे। उसके बाद मैं आऊंगा नीचे के टॉपिक पे। तो डायरेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, आप देखो यहाँ पे ये जो प्लस चार्ज है प्लस क्यू, अगर ए पे ये फोर्स लगाएगा तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये रिपेल करेगा तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी। और ये निगेटिव वाला चार्ज है बी पॉइंट पे, तो ये क्या करेगा, ये ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट बनना है वो रिजल्टेंट बनेगी इस डायरेक्शन में, जो लगभग बीसी के पैरेलल होगी। बीसी की डायरेक्शन जो डायपोल, अगर आप डायपोल कहते हो तो डायपोल की डायरेक्शन आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ है, जबकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी क्या होगी, राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन में होगी। अब चूंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन तो सबका देख लिया है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो आपका कंपोनेंट है, कंपोनेंट जो बीसी के परपेंडिकुलर है, बीसी ये है, बीसी के परपेंडिकुलर का जो कंपोनेंट है, तो कोई कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि रिजल्टेंट आप क्या देख रहे हो, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है, इसके पैरेलल है। पैरेलल है तो बीसी के परपेंडिकुलर का कोई कंपोनेंट यहाँ पे नहीं बनेगा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि ये जो होगी रिजल्टेंट कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बीसी विल बी 0। ओके, आज की क्लास में यहाँ पे ओवर करता हूँ। अगले इसी पार्ट में मैं प्लेलिस्ट, जैसे मैंने बताया कि आपको प्लेलिस्ट में इसका बना दूंगा, तो इसमें आप एक एक करके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को आप आराम से देख सकते हो। थैंक यू।